मोहित यादव जी बताना चाहते हैं लीडरशिप क्या होती है। सर मान लो मेरे को कोई काम करवाना है और मतलब मेरे पास कुछ बंदे मेरे को उनसे काम करवाना है, तो मैं वो काम ऐसे कराऊं कि उन्हें लगे कि ये काम वो ही करना चाहते हैं, ना कि मैं उनसे करवाना चाहता हूँ। इसे लीडरशिप बोलते हैं। हाँ मतलब सर बात मनवाने की एबिलिटी सर, मैनिपुलेशन नहीं बोलते थे। वही लीडरशिप है सर मेरे अकॉर्डिंग तो। मैनिपुलेशन ही लीडरशिप है। ओके। मंगलदीप पाल जी बताना चाहते Good morning, sir. हैं। Sir, to motivate, guide, and persuade my team to a combined goal. ये तो एसएसबी की बुक में लिखी हुई है टाइप। सर इतना टैलेंटेड थोड़ी हो सर, बुक में याद कर लिया मैंने। चलो ठीक है, ये तो शायद वो नटराजन साहब की बुक में लिखी हुई है। नहीं सर, कुछ दिन पहले वो मैंने पढ़ रहा था वो इसमें इंटरनेट पे, तो थोड़ा सा याद रह गया था इसीलिए। मैंने भी पढ़ी है एज इट इज डेफिनेशन, शायद इनकी नटराजन साहब की बुक में लिखी हुई है। चलो कोई बात नहीं। अजय वर्मा, सबके थॉट्स ले लेते हैं। अजय वर्मा। अगर मतलब खुद के एग्जाम्पल से लीड करना कि आप कोई सा काम कर रहे हैं या कॉमन गोल के लिए, तो खुद आगे रह के एक स्टैंडर्ड सेट करें और लोगों को मोटिवेट करें, या ऐसे कर सकते ओके। मिस्टर रोहित तिवारी। Sir, to lead others and in daily tasks and make himself motivated to attain some goal every day. सुबह सुबह हिम का हार कैसे हो रहा है। मिस्टर अंकित। I view leadership as a quality who is मतलब influencing others and make a decision. Influencing other in making decision. Okay. Miss Tina. Sir, is similar to Ankit, that influence the people and command in him. Influence the people and command them. Okay. Mr. Niket Tiwari. Sir, the ability to lead or guide a particular group of people to perform a certain task or achieve a particular goal. That is leadership. Particular goal and task. Okay. Mr. Nitish. सर आई थिंक ये लीडरशिप में एक पर्टिकुलर क्वालिटी आती है सर, काफ़ी आती हैं, जैसे हाउ यू मेक डिसीजंस, हाउ यू solve the conflicts in the team, and how you I'm not guide the asking. team towards a goal. Sir, I am not asking about the qualities. I am asking about the definition of leadership according to you only. हाँ सर, मेरे अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। तो डेफिनेशन बताइए, क्वालिटी नहीं, क्या होती है लीडर। सर लीडरशिप यही है सर, हाउ यू लीड अ टीम एंड टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर गोल, एंड हाउ यू मोटिवेट योर अदर टीममेट्स टुवर्ड so that they can consider it as a common goal. Okay. About Thakur. Sir, leadership, according to me, is the ability of a person to know the way, go the way, and show the way towards a desired goal. So that's it. Mr. Bablu Kuntal. Sir, leadership, according to me, is the ability of decision making. It can be given granted by the people or not. The decision making for the people. Okay. चलो किसी और को कुछ कहना है। सचिन कौशिक जी बताइए। हाँ जी सर, आप बताइए। Sir, lead the team with different individual to achieve the common goals. ओके। और कोई? और कोई नहीं। तो बहुत बेसिक चीज है, जैसा सबने बताया लगभग लगभग सबका सेम जैसा ही है, तो बहुत बेसिक चीज है, इस पे भी नहीं बोल पा रहे हो बाकी लोग।
काफी बेसिक चीज नहीं है? चलिए ठीक है, जैसा कि आप लोगों ने कहा कि भाई लीडरशिप इज ए क्वालिटी टू इन्फ्लुएंस द पीपल टुवर्ड्स ए कॉमन गोल, शो द वे, डिसीजन मेकिंग। तो लगभग बेसिक आइडिया सबको है व्हाट इज लीडरशिप। ठीक है, लीडरशिप अकॉर्डिंग टू मी इज टू मेक a group of people follow you, trust you, that you can make them achieve a goal. A leader is a person who can be followed. वो लीडर ही कैसा जिसके फॉलोवर्स ना हो, है ना? तो लीडरशिप अकॉर्डिंग टू मी इज ए पर्सन जिसके फॉलोवर्स हों, जिसे फॉलो करने पे लोग ट्रस्ट दिखाएं और ये यकीन हो उस इंसान पे कि ये हमें कोई कॉमन गोल अचीव करने में मदद कर सकता है, इसे फॉलो करो तो काम हो जाएगा। अब इसमें छोटी छोटी बहुत सारी क्वालिटीज आती हैं, जैसा कि आप लोगों ने ही बहुत सारी बता दी। इन्फ्लुएंस द पीपल, डिसीजन मेकिंग, मैनिपुलेटिंग। जैसा मैंने बताया था कि ये बेसिक आइडिया आपको पहले से होगा, क्योंकि एसएसबी की तैयारी कर रहे हो तो उसमें एक सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट यही होता है कि लीडरशिप। तो इसमें जो क्वालिटीज हैं, अब उन क्वालिटीज पे बात कर लेते हैं। कोई बताएगा कौन कौन सी क्वालिटीज होती हैं? 3 तो जो आप लोगों ने ये डेफिनेशन में बता दी, ये बता दी, इसके अलावा डिसीजन मेकिंग सर। वो तो मैंने 3 बताई ना अभी, मैनिपुलेशन है, डिसीजन मेकिंग है, ये तो बता दी मैंने। इनिशिएटिव, इनिशिएटर, ओके। Skill of persuasion. परसुएशन, So effective Skill of communication. स्किल ऑफ कम्युनिकेशन, Courage. करेज। सारी ओएल की charismatic 14 की 14 गिनवा दो charisma OL की। charismatic personality, Sir, confidence. कॉन्फिडेंस, सर विजन, विजन। मैं बता, गिनवा दो पूरी 14 OL की गिनवा दो। Sir, inherent aptitude. Sir, innovative and patient. ठीक है, So ability to win the trust of people. एबिलिटी टू विन द ट्रस्ट ऑफ पीपल, ओके। Negotiator. क्या बोल रहे हो मतलब सचिन? सर नेगोशिएटर, नेगोशिएशन आना चाहिए बढ़िया। नेगोशिएटर, ऑपरेटिव, मतलब ऑपरेटिव का मतलब? सर कोऑपरेटिव, अच्छा, मुझे सुना ऑपरेटिव। चलो, बाकी सारी लगभग आपने बता ही दी है। एक दो छूट गई हैं, वो मैं बता देता हूँ। बीइंग कंफर्टेबल इन वर्किंग इन टीम, यानी कि टीम प्लेयर, जो आप लोगों ने नहीं बताया, एक टीम प्लेयर होना चाहिए लीडर को। लीडिंग बाय एग्जाम्पल, यानी कि मैक्सिमम केसेस में एक ऐसे लीडर को लीडर मानना आसान होता है फॉलोअर्स के लिए जिसने वो गोल खुद से अचीव कर रखा हो, है ना? अब भाई आप लोग अगर इंटरव्यू का गाइडेंस किसी से लेने जा रहे हो तो आप लोग ये देखते हो कि क्या वो खुद सेलेक्ट हुआ था। तो आप लोगों के लिए एक प्राइम क्वालिटी क्या है एक इंटरव्यू मेंटर की, कि उसका यूपीएससी के बाहर फोटो होना।
है ना। वो अगर उसने फोटो यूपीएससी के बाहर लगा दिया दैट, फिर तो आपका बढ़िया है, वो करा देगा। तो एक ये क्वालिटी है कि लीड बाय एग्जांपल, कि भाई उसने खुद अचीव कर रखा हो, जिससे वो ट्रस्ट भी आ जाता है। फिर इंस्पिरेशन, वो इंस्पायर करते थे। ना सिर्फ अपनी पर्सनैलिटी से इंस्पायर कर सके, बल्कि उन चीजों से भी इंस्पायर कर सके अपने फॉलोवर्स को, जिनसे कभी जब वो फॉलोवर था तो इंस्पायर हुआ। बहुत सारे लोगों में ये होता है कि जब वो खुद के अपने स्टूडेंट फेस में होते हैं या सीखने वाले फेस में होते हैं, तो जिन चीजों से वो इंस्पायर होते हैं ना, वो उन चीजों को अपने तक रखते हैं और चाहते हैं कि अब आगे आने वाले लोग हमसे इंस्पायर हो। वो नहीं चाहते कि मुझे इनसे अच्छा गाइडेंस मिला था, मुझे इनसे अच्छा इंस्पिरेशन मिला था, मेरे इंस्पिरेशन ये थे, वो नहीं चाहते। वो बताते हैं कि मैं वो, मैंने ऐसे कर दिया, मैंने वैसे कर दिया। वो नहीं बताते कि देखो मेरे से ऊपर भी ये लोग थे, इन्हें देख के मैंने खुद सीखा था, आप भी इन्हें देख सकते हो। तो ये इंस्पिरेशन है। एक जो आपने नहीं बताया क्वालिटी में, वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग एक लीडर की क्वालिटी होती है कि अगर ग्रुप में किसी से भी गलती हुई है, तो वो मानता है कि कहीं ना कहीं सिखाने में शायद मुझसे गलती रह गई हो, या फिर मैंने इस चीज पर ध्यान नहीं दिया, वरना ये कर लेता। यस मिस्टर प्रशांत, क्या हुआ? सर एक डाउट था कि जैसे कि लीडरशिप और भेड़ चाल, तो इन दोनों में अंतर कैसे फाइंड करें कि ये भेड़ चाल है और ये लीडरशिप है, क्योंकि दोनों सिमिलर सी कंडीशंस पे आते हैं। सर भेड़ चाल तब माना जाता है जब आप किसी को फॉलो कर रहे हो विदाउट आपकी अपनी जजमेंट, योर ओन जजमेंट। किसी ने कह दिया, आपने फॉलो कर लिया, तो वो भेड़ चाल है। लेकिन अगर आपने अपने क्राइटेरिया पे अपने लीडर को जज किया है कि दैट ही कैन लीड मी और नॉट, ही और शी कैन लीड मी और नॉट, लेकिन जैसे बहुत ना किसी ने कह दिया कि अरे वो अच्छा कर रहा है, उसके पीछे चल रही है, तो ये भेड़ चाल है। लेकिन आपने खुद जज किया बैठ करके कि इसकी खुद की अचीवमेंट्स क्या है, इसका एक्सपीरियंस क्या है, इसके रिजल्ट्स क्या हैं, क्या ये पोलाइट है नहीं है, क्या ये इंस्पिरेशन दे सकता है नहीं दे सकता है, क्या ये जब हम पीछे हटेंगे तो मोटिवेट कर सकता है नहीं कर सकता है, ये प्रैक्टिकल है या नहीं है, ये रियल लाइफ सिचुएशंस को जानता है या नहीं जानता है। जब आप इन क्राइटेरियाज पे रख करके किसी को जज करते हो खुद से, एक एक से, कि इनमें से कितनों में ये पास होता है, कितनों में ये फेल होता है, जिनमें पास होता है कितनी ज्यादा जरूरी है, जो फेल होता है वो कितनी कम इंपॉर्टेंट है। जब आप इन चीजों को जज करके किसी को लीडर मानते हो, तो वो लीडरशिप में आता है, लेकिन कि आपने उसे फॉलो किया है। लेकिन जब आपने किसी ने कह दिया अरे चलो चलो वहां पे वो भी सिखा रहा है, आप चलो, अरे खाली बैठे वहां चल लेते, तो वो भेड़ चाल है। तो आपको खुद से जज करना चाहिए। एक लीडर की जो क्वालिटी है, जो फोर्स में ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वो है रिसोर्सेज मैनेजमेंट। टाइम भी एक रिसोर्स है, ह्यूमंस भी रिसोर्सेज हैं, और जो बाकी सप्लाईज होती है वो भी रिसोर्सेज है। रिसोर्सेज मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी मानी जाती है कि वो टाइम को कैसे मैनेज करेगा, वो अपने लोगों को कैसे मैनेज करेगा, किसको कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी देके फटाफट टाइम पे चीजों को खत्म करा सकता है। तो ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी क्वालिटीज हैं जो लीडरशिप के क्षेत्र में आती हैं, लेकिन हम इन्हें ये नहीं रख सकते कि यही सारी आएंगी, क्योंकि ये इतना बड़ा कॉन्सेप्ट है, इतना वाइड कॉन्सेप्ट है कि इसमें छोटी 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 बहुत सारी क्वालिटीज आएंगी। अब बात यह है, इसमें सिखाने को भी कुछ नहीं होता, क्योंकि ये सारी चीज आपको ऑलरेडी पता है।
कि एक लीडर क्या होता है। आप हमेशा से बनने की कोशिश करते हैं, है ना। कौन है जो लीडर नहीं बनना चाहता, सब बनना चाहता है। तो ये हमेशा से क्वालिटीज आपको पता होती है कि, लेकिन कुछ हमारी आदतें हमें बनने नहीं देती। जैसे मैंने बताया, रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग। हम लीडर तो बनना चाहते हैं, पर दूसरों की गलती का हम क्यों लें। अब मेरा एग्जांपल लो, मैं आप लोगों को यहाँ पे पढ़ाने आ गया, ठीक है। अब जो आप लोगों में से पास हो गए, वो तो मैं छाती पीट पीट के दिखा रहा हूँ, ये मेरे बच्चे, ये मेरे बच्चे, मैंने कराया, मैंने कराया। जो फेल हो गए उन्हें मैं क्या कर रहा हूँ, अरे क्लास में तो आते नहीं थे, पढ़ते तो थे नहीं, मार्क्स इनके कम थे, तो मैं उनकी कमियां गिनानी शुरू कर दे रहा हूँ। पर अगर मैं पास होने वालों को क्रेडिट ले रहा हूँ, तो मुझे फेल होने वालों को भी लेना चाहिए कि अगर क्लास में नहीं आए तो उन्हें क्लास में बुलाने में मैं फेल हुआ, यानी मैं इतना अच्छा नहीं पढ़ा रहा था, मैं इतना इंटरेस्टिंगली नहीं पढ़ा रहा था कि वो आके क्लास में बैठते सुबह 5 बजे। बैठ तो ये सारे जाते, अगर मैं रिकॉर्डिंग का ऑप्शन बंद कर दूं, ये कल से सारे आ जाए। क्योंकि इंसान को अगर सहारा मिले तो वो पकड़ लेता है। आप लोगों ने देखा है, अगर कोई किसी रास्ते से रोज पैदल जाता हो और उसे एक दिन लिफ्ट मिल जाए, कोई अपने आप ही बाइक रोक के कह दे कि आप बैठ, मैं छोड़ दूंगा, एक दो बार उसके साथ ऐसा हो जाए कि आजा बैठ मैं छोड़ दूंगा, आजा बैठ मैं छोड़ दूंगा, फिर क्या होता है कि वो इंसान पैदल चलने की जगह उसी जगह खड़ा हो जाता है कि कोई बाइक वाला आएगा उसे हाथ दे दूंगा, या तो छोड़ ही देगा वो सहारा होता है। तो रिकॉर्डिंग का पता है तो नहीं आते। लेकिन बात यह है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर पास होने वालों की है तो फेल होने वालों की भी है। अब आपको लीडर बनने से क्या रोकता है, क्योंकि सबसे बड़ी, जब तक पास होते हैं, जब तक रिजल्ट अच्छे आते हैं, तो हमारी नॉलेज, हमारा एक्सपीरियंस, हमारी गाइडेंस। फेल होते हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, पढ़े नहीं, टाइम बर्बाद किया, फलाना ठिकाना, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिविजुअल कर देते हो आप। और ये बड़े से बड़े और छोटे से छोटे लेवल पे भी होता है। आपका छोटा भाई बहन कोई काम करे, अच्छा किया तो हमारा, नहीं किया तो हमसे कौन सा पूछ के किया। आप फर्स्ट आ गए तो पापा बोलते हैं बेटा किसका है, कुछ गलत काम किया तो वही पापा पूछते हैं ये बेटा किसका है। डिक्लेयर कर देते हैं ये नालायक हमारा तो नहीं है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते, फेलियर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं लेना चाहता, बट एक लीडर को लेनी पड़ती है। आप लोगों ने इंटरनेट पे वो पिक्चर्स देखी होंगी ना कि सोल्जर्स वॉर में जा रहे हैं, ऑफिसर्स टेबल पे बैठे हैं, सोल्जर्स वॉर में से शहीद होके आ रहे हैं, हाथ पैर तोड़वा के घायल होके आ रहे हैं, और ऑफिसर्स टेबल पे बैठे हैं लेकिन मेडल लगे हुए बैठे हैं। देखे हैं ना ऐसे कि मतलब ऑफिसर्स तो टेबल पे जीत जाते हैं। बहुत आसान पर्सपेक्टिव है वो, बहुत आसान पर्सपेक्टिव है वो फैलाना। लेकिन जब वही सोल्जर्स हार के आते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है। वो मेडल उन्होंने अगर जीत के लगाए हैं गाइडेंस के, तो हारने की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उन्हीं की आती है। मुंह काला किसका होता है, ऑफिसर्स का। बेइज्जती किसकी होती है, ऑफिसर्स की। अब भाई 93,000 लोगों ने सरेंडर किया था, लेकिन फोटो किसकी चिपकी हुई है, 93,000 की तो नहीं चिपकी। चिपकी किसकी,
जनरल साहब की। अब उनके लिए तो वो लाइफ टाइम ह्यूमिलेशन हो गया मरने के बाद भी। जब तक भारत पाक रहेगा जनरल साहब का नाम रहेगा कि सरेंडर कर दिए थे। तो आप लोग, एक जो लीडर बनने से रोकती है चीज वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग, और ये आपकी एसएसबी में भी काम आती है जो आप लोग वहां पे शो नहीं कर पाते। तो साइकोलॉजिकल टेस्टिंग में जो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट डालता है आपकी एसएसबी, वो डालता है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग क्राइटेरिया। जो आप लोग स्टोरीज लिखते हो, वर्ड्स पे आप सेंटेंसेस लिखते हो, जैसे वैट बोलते हैं, टैट बोलते हैं, उन स्टोरीज में शो होता है, हमेशा शो होता है कि यू आर नॉट एन रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप हमेशा बहुत कुछ अच्छा करने जाते हो लेकिन कभी भी ये शो नहीं करते हो कि फेल हो गया तो मैं ही तो जिम्मेदार हूँ। एक सबसे बड़ा क्राइटेरिया ये आता है। दूसरा जो आप कहते हो कि इन्फ्लुएंस पीपल, यू मैनिपुलेट पीपल, बट हाउ? एक कहावत है कि अमीर दिखने में भी बहुत पैसे लगते हैं। एक सोशल मीडिया कॉन्सेप्ट आप लोगों ने देखा होगा कि गरीब ज्यादा अमीर बनने की कोशिश करते हैं, ज्यादा ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, है ना। अमीर लोग तो सिंपल रहते हैं। वो मार्क जुकरबर्ग की एक टी शर्ट और कच्चे में फोटो दिखा देते हैं कि देखो अमीर तो ऐसे घूम रहे हैं असली वाले। तो अमीर दिखने में भी पैसे लगते हैं कि अगर कोई आपको ये ब्रांड पहन के दिखा रहा है कि मैं अमीर हूं तो वो है, अमीर दिखने में भी पैसे लगते हैं। तो यहीं पे बात आती है इन्फ्लुएंस की। अगर आप किसी को इन्फ्लुएंस करना चाहोगे तो भी आपके पास कुछ अचीवमेंट होनी चाहिए, आपके पास कुछ एक्सपीरियंस तो होना चाहिए बोलने के लिए, बताने के लिए, इन्फ्लुएंस करने के लिए। आप खाली जीरो एक्सपीरियंस हो तो इन्फ्लुएंस किसी को कर ही नहीं सकते। अगर आपके पास बताने के लिए कुछ है ही नहीं, आपने कभी फील्ड ऑपरेशन किया ही नहीं, तो आप अपने जवानों को बताओगे क्या? आपको लगता है कि एक जीरो एक्सपीरियंस वाले को अगर मैं छोड़ दूं कि जा जवानों को मोटिवेट कर दो, वो कर पाएगा? तो ये सारी क्वालिटीज एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। एक लीडर को एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो आप लोगों ने क्वालिटी में नहीं गिनवाया। जब तक वो खुद एक्सपीरियंस नहीं होगा तब तक वो दूसरों को अपनी नॉलेज पास नहीं कर पाएगा। कैन मैनिपुलेशन कैन बी डन थ्रू एग्जांपल्स ऑफ अदर्स? यस, मैंने बताया ना कि इंस्पिरेशन जो हम दे रहे हैं अपना नाम लेकर कि हम ऐसे हम वैसे, देनी तो हमें वो दूसरों का नाम लेकर भी चाहिए ना कि देखो उन्होंने भी तो कर दिखाया था। अब मैं बता रहा हूँ, आप लोगों को पता नहीं मैं अच्छा टीचर लगूं नहीं लगूं, क्या है क्या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये बताता हूँ कि मैं किन टीचर्स को देख करके सीखा, मैं किन टीचर से टीचर बना। मैं सारे टीचर्स को टीचर नहीं मानता, बहुत सारे आलतू फालतू आए गए, टाइम बर्बाद किया, बट कुछ टीचर्स हैं जिन्हें देख करके मैं भी सीखा कि हाँ भाई ऐसे पढ़ाते हैं, ऐसे पढ़ाया जाता है। उनमें से एक नाम है मिस्टर ऋषिकेश दुधात। 2020 में कोरोना में वो नहीं रहे, ज्योग्राफी के टीचर थे। उन्हें देख करके मैं सीखा था कि भाई पढ़ाते ऐसे हैं। आज भी मुझसे कोई पूछता है ज्योग्राफी कहाँ से पढ़े, मैं कहता हूँ उनकी रिकॉर्डिंग 5 साल 6 साल पहले की भी इनफ है, एक बार देखो तो सही, उनकी रिकॉर्डिंग्स देखो, सीख जाओ।
मैं नहीं कहता कि आप मुझसे पढ़ो, मैं कहता हूँ अभी भी उनकी रिकॉर्डिंग्स देखो, मुझसे बेहतर सीखोगे। तो दूसरों का एग्जाम्पल देके इंस्पिरेशन दी जा सकती है, दूसरों का एग्जाम्पल देके मैनिपुलेशन किया जा सकता है, जरूरी नहीं है। लेकिन वो कर भी तो तब पाओगे जब आपने उनसे वो इंस्पिरेशन खुद ली होगी। अगर आपने 4 चीजें रट ली कि मैं उनका एग्जाम्पल दे दूंगा, मैं उनका एग्जाम्पल दे दूंगा, भाई 4 दिन याद रखोगे फिर भूल जाओगे किसका एग्जाम्पल, कौन सा एग्जाम्पल। जब तक आपने वो खुद महसूस नहीं किया है। आप 4 स्टोरी याद करके ले जाओ, मैं ये वाली सुना दूंगा, मैं ये वाली सुना दूंगा, मैं ये वाली सुना दूंगा। 6-7 दिन बाद कोई जवान मिलेगा, आपसे पूछेगा अरे साहब आपने वो स्टोरी सुनाई थी ना, उससे बहुत इंस्पिरेशन मिली। आप बोलोगे कौन से वाली? वो बताएगा, वो हाँ 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 कुछ था तो ऐसा ही। जबकि आपने वो खुद एक्सपीरियंस की होगी, उससे इंस्पिरेशन ली होगी, उन लोगों से बात की होगी, तो आप खुद और आगे बताओगे कि वो तो मैंने थोड़ा सा हिस्सा सुनाया था, कभी टाइम मिला तो आना पूरी बात बताऊं। तो एक्सपीरियंस होना चाहिए उन चीजों में, खुद से एक बार कम से कम निकला होना चाहिए। सफलता जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं उसे उस चीजों में सफलता मिली, क्योंकि सफल होने में ये कोई बिल्कुल गारंटी नहीं है कि उस इंसान को पता हो वो सफल क्यों हुआ। लेकिन असफल को पता होता है वो असफल क्यों हुआ। फेलियर को हमेशा पता होता है वो क्यों फेल हुआ। पास होने वालों को नहीं पता होता वो पास क्यों हुआ। देखो इसमें नो ऑफेंस, बिल्कुल मैं बिल्कुल साफ साफ कहता हूँ, आप लोग गाइडेंस के लिए अच्छे अच्छे रैंकर्स के पास जाते हो जो सेलेक्ट हुए हैं, उनमें से कुछ गाइड कर पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते। ठीक है, आप किसी क्वेश्चन आंसर पूछो तो कुछ नहीं कर पाते, कुछ बोल देते हैं अरे हो गया था, मैंने कर लिया था, 7-8 घंटे पढ़ो हो जाएगा, यही बेसिक 2-4 एडवाइस देके निकल जाते हैं, है ना, क्योंकि उन्हें खुद नहीं पता उनका कैसे होगा। उन्हें बस पता है कि हम बैठ के पढ़ रहे थे पढ़ रहे थे पढ़ रहे थे पढ़ रहे थे, एक दिन रिजल्ट आ गया। जबकि कुछ ऐसे भी लोग हैं कि जिनका लाइफ में रिटर्न नहीं निकला, लाइफ में रिटर्न नहीं निकला उनका, सिलेक्शन तो बहुत दूर की बात। बट जब आप उनसे पूछने जाओगे कैसे पढ़े तो वो आपको इतनी डिटेल्ड स्ट्रेटेजी बता देंगे कि भाई ऐसे पढ़ हो जाएगा। और ये मैं असलियत बता रहा हूँ मैक्सिमम इंस्टीट्यूट ओनर्स की, उनका लाइफ में रिटर्न नहीं निकला है एग्जामिनेशन, सीडीएस तक नहीं निकला है, सीएपीएफ ऐसी तो बहुत बड़ी बात है, मैक्सिमम की बता रहा हूँ। लेकिन जब आप उनसे पूछने जाओगे कि हम इस चीज को कैसे हैंडल करें, तो वो आपको पूरी डिटेल्ड स्ट्रेटेजी बताएंगे कि ऐसे कर लो ऐसे कर लो ऐसे कर लो। क्यों? क्योंकि उन्होंने 5 साल बैठ करके 6 साल बैठ करके अपनी एज में सिर्फ स्ट्रेटेजी ही बनाई है, काम नहीं करा। उन्हें पता है कि वो काम कैसे करना है, बस किया नहीं। तो पास होना फेल होना दोनों अलग चीज है, काम में सक्सेस होना अलग चीज है, बट उस प्रोसेस से एक बार निकला होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। यस मिस्टर अंकित। सर मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। हाँ जी बोलो। सर अभी मैं कुछ समय पहले हमारे यहाँ पे जो एक आईएएस पोस्टेड हैं उनसे मिलने गया था मैं। तो जब मैंने उनसे पूछा, मैंने अपनी सिचुएशन बताई सर कि ऐसे सिचुएशंस हैं, कुछ बताया उन्होंने, तो मैंने उनसे पूछा कि सर क्या करना चाहिए। तो उन्होंने सिर्फ एक चीज़ कही कि यार मुझे भी नहीं पता कि मेरा कैसे निकल गया, मतलब अनएक्सपेक्टेड पेपर आ रहा है, अब हम कुछ कह नहीं सकते। और जबकि जो जो है ना जो पोस्टेड वो भी ट्रेनिंग पे है, ऑफिसर ट्रेनिंग में अभी रिसेंटली सिलेक्टेड हुए हैं। ये तो आप आईएएस वाई से बात कर रहे हो, मैं कह रहा हूँ कि आप रैंकर से पिछले वालों से जाके पूछ लो, आपको 4-5 बेसिक चीजें बताएगा। अरे रोज राइटिंग कर लिया करो, बहुत पढ़ो, रिवीजन करो। आप बोलोगे कि स्ट्रेस को कैसे मैनेज करें, कि पढ़ाई करो। कितने घंटे पढ़ना चाहिए? पढ़ लो जितना पढ़ पाओ। आप कितने पढ़ते थे?
कभी 2-4, कभी 5-6, कोई आंसर नहीं है, कोई फ्रेम्ड आंसर नहीं है उनके पास कि हाँ ये एक मिनिमम इतना क्राइटेरिया तो है, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि पास फेल होना जरूरी नहीं है। अगर कोई अच्छा गाइड है, कोई अच्छा मेंटर है, तो वो कभी भी कैसे भी आपको बता सकता है। जिसने 2-4 साल प्रोसेस में लगाए हैं, उसके पास एक्सपीरियंस है। कोई सोचो, कोई ग्रेजुएट बंदा आया, किसी ने उसे सही स्ट्रेटेजी बता दी, उसने वो 7-8 महीने फॉलो करी, पेपर निकाला, रैंक ले ली, उसे क्या एक्सपीरियंस हुआ? वो तो बस ये बताएगा, अरे हाँ सिलेबस है तो तुम्हारे पास, स्ट्रेटेजी ये पढ़ लो, हो जाएगा। बट एक बंदा था, 2 बार फाइनल आउट हो गया, तीसरी बार में रैंक आ गई, उसे पता है, वो बताएगा कि भाई देख पिछली बार ये गलती की थी, मेरे यहाँ मार्क्स कट गए थे, दूसरी बार यहाँ गलती की, मेरा यहाँ मार्क्स कट गया था, मैंने दोनों गलतियों को इसी तरीके से हटाया, मैंने ये प्रोसेस उठाए, 2 साल मैंने ये प्रोसेस किया, तीसरी बार में जाके मेरी रैंक आई। उसे एक्सपीरियंस था, ऑन ग्राउंड एक्सपीरियंस था कि कैसे कैसे क्या क्या करना होता है। अब आप लोग जो ये देखते हो, जब एग्जाम पे बात चल रही है तो बता देता हूँ, आप लोग देखते हो कि आजकल यूपीएससी में सिलेक्शन जो हो रहा है वो ज्यादातर एमबीबीएस, आईआईटी, एमबीए इन बच्चों का होता है, देखते हो, है ना? क्यों होता है उनको सिलेक्शन? ज्यादा इंटेलिजेंट हो, बहुत सर ज्यादा इनका इंटेलिजेंट। उनको पीयर सर ग्रुप इनका पीयर ग्रुप बहुत अच्छा है सर, मतलब मैंने इन दोनों भी देखा कि एक दूसरे की नहीं, हेल्प बहुत करते हैं। कोई नहीं सर, उनको आदत लगी हुई है मेहनत करने की। बैठने की, हाँ। सिर्फ जैसे कि सिर्फ आईआईटी जेई से पास आउट हुए, नीट की एग्जाम दिए, तो उनको आदत है कि 10 से 12 घंटे तो वो मिनिमम पढ़ ही सकते हैं, सिर्फ ये एक तो वो बात है मेहनत कर कि, जाते हैं। कि उनका सिलेक्शन हो रहा है, सिर्फ यही एक बात है कि उन्हें अपनी 9th-10th की क्लास से आदत लगी हुई है कि वो बैठ के पढ़ाई करते, जबकि आप अपने कॉलेज में मजे ले रहे थे, केवल उतना पढ़ रहे थे जितना पास होना जरूरी था। और उन्होंने 9th-10th से आदत लगी हुई है। पहले उन्होंने 9th बोर्ड्स के लिए तैयारी की, फिर उन्होंने कोचिंग में तैयारी की आईआईटी नीट निकालने के लिए, और फिर आईआईटी नीट में जा करके 4 साल उनकी वो आदत छूटी नहीं, क्योंकि आईआईटी और एनआईटी और नीट, एमबीबीएस, इनमें आपको दिन रात पढ़ना पड़ता है, दिन रात पढ़ना पड़ता है। इनमें आप ऐसा नहीं कर सकते कि मैं सेशनल छोड़ दूंगा, वो करने पड़ेंगे, सारे काम करने पड़ेंगे, तो वो आदत छूटती नहीं। इसीलिए ये बाहर आकर के देखते हैं, अरे 8-9 किताबों का सिलेबस है, बोलते हैं यूपीएससी में इतना बड़ा सिलेबस है, इतना बड़ा सिलेबस है। आप गिनने बैठो 7-8 किताब सारी हैं जिन्हें आपको ढंग से पढ़ना होता है। आप टोटल 10 किताब से ऊपर नहीं बता पाओगे जो असेंशियल है, बाकी ऑप्शनल तो आप 1000 बता दो, जो असेंशियल है कि इनके बिना तो नहीं होगा। और 10 किताबें उनके लिए पढ़ना कोई बड़ी बात है, जो पिछले 8-9 साल से पढ़ रहे हैं और कुछ किया ही नहीं लाइफ में। तो अगर आप उनसे पूछोगे क्या करेंगे, तो वो क्या बताएंगे? बैठ के पढ़, और क्या करेंगे? पढ़ने से हो जाएगा, करने से होता है। ठीक है, तो यहाँ तक बाकी छोड़ो, एग्जाम पे बाद में बात करो। मेरा कुल मिला के बात ये थी कि भाई एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ए लीडर, ऑन ग्राउंड एक्सपीरियंस, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप किसी को इंस्पायर कर पाओगे, तभी आप किसी को मोटिवेट कर पाओगे, तभी आप किसी को मैनिपुलेट कर पाओगे। ठीक है, अब ये आपके ऊपर है कि आप किस तरीके का लीडर या किस तरीके का मेंटर चाहिए। मेरा मानना यह है, फेलियर और पास होने वाले से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरा मानना यह भी है कि प्योर फेलियर और फर्स्ट टाइम में पास होने वाले को कंसिडर नहीं करें, कि 5-6 साल लगाए फिर भी कुछ नहीं उखड़ा और एक ही बार में आया और चला गया, तो उन चीजों से थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि 1-2 साल, 2-3 साल प्रोसेस में लगाए और फिर सक्सेस ले ली। ऐसा ना हो 4-5 साल लगाए और कुछ मिला ही नहीं, तो फिर तो स्ट्रेटेजी में कोई दिक्कत होगी। तो एक्सपीरियंस, ऑन ग्राउंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ए मेंटर, एज ए लीडर। रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग, एक्सपीरियंस, इसके बाद एक और क्वालिटी आती है जो सबसे ज्यादा जरूरी है, वो है कम्युनिकेशन।
एबिलिटी टू स्पीक एंड एबिलिटी टू लिसन। आप देखोगे कि बाकी जितनी क्वालिटीज आप लोगों ने बताई थी ना, जितनी भी, वो इन्हीं 3-4 में कवर हो जाएंगे। वो सब इनके छोटे छोटे पार्ट्स हैं। कम्युनिकेशन, आपको पता बहुत कुछ है लेकिन कन्वे नहीं कर पाते। आपसे 2-4 बार चीजें क्लैरिफाई करने को आ जाए तो आपको गुस्सा आ जाता है। शॉर्ट टेम्पर, आपकी एबिलिटी है, आप 10 सेकंड में किसी को बेवकूफ साबित कर सकते हो कि हाँ अबे चलना छोड़, तेरा कुछ नहीं चाहते उसे समझाया जाए, नहीं चाहते कि उससे बात की जाए। आप 2 बार बताओगे, 3 बार बताओगे, फिर बोलोगे ये तो है ही, छोड़ो। यहाँ पे असल वर्ड जो आप यूज करते हो मैं वो यूज नहीं कर सकता, तो मैं कह दूंगा कि आप बोलोगे कि भोला है। तो ये असल में उनकी दिक्कत नहीं है, ये असल में आपकी नॉलेज की दिक्कत नहीं है, ये असल में आपका कम्युनिकेशन में दिक्कत है कि आप सही से समझा नहीं पा रहे हो। समझाने के लिए जैसा इंसान सामने बैठा हुआ है वैसा ही हमें बोलना पड़ता है, वैसा ही हमें बनना पड़ता है, तभी हम किसी को कुछ समझा पाते हैं। तो जो आपके कम्युनिकेशन स्किल्स हैं ये भी एक लीडर में बहुत ज्यादा जरूरी है। समझ में आ रहा है? और कम्युनिकेशन में सिर्फ बोलना नहीं होता, सुनना भी होता है कि सामने वाला क्या कहना चाह रहा है। अगर वो नहीं बोल पा रहा है तो ये भी आपकी कमी है, आपकी डिसएडवांटेज है कि कोई आपके सामने बोल नहीं पा रहा है। ये भी आप डिसाइड करोगे एज ए लीडर कि कब कोई आपके सामने बोल सकता है और कब कोई नहीं बोल सकता है। किन सिचुएशंस में कोई आपके सामने बोलेगा, कौन नहीं बोलेगा, ये आप उन्हें डिक्टेट करो बिना बताए। आपके टोन में, आपके एटीट्यूड में, आपकी वो चीजें दिख जानी चाहिए आपके फॉलोवर्स को कि आज इससे बोलना ठीक है, आज इससे बोलना ठीक नहीं है, इस मुद्दे पे इससे बात करना ठीक है, इस मुद्दे पे इससे बात करना ठीक नहीं है। फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज, टोन, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, ये सब कम्युनिकेशन में ही आते हैं। ठीक है, तो कम्युनिकेशन एक एसेंशियल पार्ट है जिसपे आप लोगों को काम करना है। तो कम्युनिकेशन वाला पार्ट, बॉडी लैंग्वेज का पार्ट, कॉन्फिडेंस का पार्ट मैं एक ही सेशन में कवर करूंगा पूरा का पूरा, क्योंकि कम्युनिकेशन में जब आएगा तो अब सोचना समझना तो मैं आप लोगों को अलग से सिखा दिया, बाकी आप लोग सीखते रहो, लाइफ है, मैं क्या क्या सिखा लूंगा और मेरे सिखाने से क्या ही हो जाएगा, मैं हूँ कौन सिखाने वाला। मैं आपको सिखाऊंगा अभी इसके बाद वॉइस मॉड्यूलेशन, चॉइस ऑफ वर्ड, वॉइस में टोन, पिच, सब कुछ, फिर बॉडी लैंग्वेज, आपके फेशियल एक्सप्रेशन, हैंड जेस्चर, ये सब। इसी से कॉन्फिडेंस भी बताऊंगा। कॉन्फिडेंस बिल्ड कैसे करते हैं मैं पहले बता चुका हूँ, अब बताऊंगा कॉन्फिडेंस शो कैसे करते हैं, चाहे हो या ना हो। तो वो बॉडी लैंग्वेज से और आपकी टोन से, पिच से, इनसे ही आता है। तो जो 3 मस्ट क्वालिटीज हैं वो यही है एज ए लीडर: रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग, एक्सपीरियंस और कम्युनिकेशन। इन्हीं के सब पार्ट्स हैं बाकी सारे आपके। जो आप बोलोगे डिसीजन मेकिंग है, विदाउट एक्सपीरियंस नहीं होती। आप कोई भी क्वालिटी बताओ वो इन्हीं में फिट होती है, क्योंकि डिसीजन मेकिंग कोई तुक्का तो है नहीं कि अकड़ बकड़ बंदे वो ये वाला पूरा कर लेते हैं। चलो, वो विद एक्सपीरियंस ही आती है, विद नॉलेज ही आती है। इंस्पिरेशन भी आप तभी दे सकते हो, इंस्पायर भी आप तभी कर सकते हो। इंस्पायर भी आप खुद से ही कर सकते हो। खुद लाइफ में कुछ नहीं किया है, बोलोगे देखो उसने कर दिया, तुम भी कर सकते हो, नहीं।
आप लीडर नहीं हो। आप बताओगे कि देखो उन्होंने कर दिया था, उन्हें देख के मैंने किया और मैं तुम्हें करा के जाऊंगा, तो वो इंस्पिरेशन है। विद एग्जाम्पल लीड करो कि देखो उन्होंने किया था, उनसे देख के मैंने किया, मैंने हजारों को कराया, आज तक मेरे कराने से कोई फेल नहीं हुआ, चलो मैं तुम्हें भी कराऊंगा। इतना सुनते ही सबको लगेगा आज तक कोई फेल नहीं हुआ इसके कराने से, तो हम ही कैसे हो सकते हैं, चलो हमसे तो पता नहीं कितने बेवकूफ बेवकूफ आएंगे, चलो हम भी करेंगे। लेकिन उनमें से किसी ने एक ने काउंटर पूछ लिया, कितने हो गए, कितनों ने कर लिया था, नाम तो बताओ। आप 4 के नहीं बता पाओगे अगर आपका रियल एक्सपीरियंस नहीं है। रियल है आप तुरंत बताओगे कि जाओ लिस्ट पढ़ो। ठीक है, तो ये जो सारी चीजें हैं जो आप लोगों ने क्वालिटीज बताई थी, वो सभी मेजरली इन्हीं तो 3 क्वालिटीज में फिट होती हैं। इन पे काम करो, काम करो ना करो, एटलीस्ट आपको पता होनी चाहिए जब वो पूछें। और ऐसे नहीं पूछा जाएगा कि अकॉर्डिंग टू यू व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ ए लीडर, पूछा जाएगा आपके अंदर कौन सी क्वालिटीज है एज ए लीडर। हाउ डू यू थिंक दैट यू आर ए लीडर, what kind of qualities you possess to be a leader। तो जब आप ही ये बाइफर्केशन बताओगे दैट आई एम ए क्विक लर्नर, गुड डिसीजन मेकर, आई कैन इंस्पायर पीपल, आई कैन मोटिवेट पीपल, आई एम डिसिप्लिन्ड, तो ये सब बोल रहे होंगे, लेकिन आपको बोलना है कि सर आई एम एक्सपीरियंस्ड, आई हैव टैकल्ड द सिचुएशंस इन माय पास्ट थ्रू माय डिसिप्लिन एंड डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। तो सोच वही, रिश्ता नया। वर्ड्स अलग रखने, आपको बताना है कि आप कैसे अलग हो। तो यहाँ से कम्युनिकेशन का पार्ट आएगा कि हाउ यू कैन एक्सप्रेस योरसेल्फ इन न्यू वर्ड, इन न्यू वे। देखो इतनी नॉलेज ना मुझे है ना आपको है कि दुनिया भर का ज्ञान हम समेट के बैठे, लेकिन इतना एक्सपीरियंस हमें है कि हम उस चीज को नए तरीके से बता सकते हैं। आप मेरे से ये क्वेश्चन 10 बार पूछोगे, मैं 10 बार अलग तरीके से आंसर दूंगा। 50 बार पूछोगे, मैं गारंटी देता हूँ मैं 50 बार अलग तरीके से आंसर दूंगा। मेरा आंसर एक बार भी सेम नहीं होगा, एक बार भी सेम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैंने कोई आंसर रटा हुआ नहीं है। मैं उन सारी क्वालिटीज को, उन सारी चीजों को जानता हूँ। उस टाइम जो मेरे मन में आएगा मैं वही आंसर दूंगा, तो वो सेम हो ही नहीं सकता। इसीलिए मैं आप लोगों को सेशन में भी कहता हूँ, कोई मुझसे कहता है ना कि आपने पिछले सेशन में ये कराया था, उस टाइम होगा मेरे दिमाग में वो, मुझे नहीं पता मैंने उस टाइम क्या समझा के मैं चला गया, मुझे खुद याद नहीं होगा मैं क्या बता के चला गया। हाँ, लेकिन आप उस चीज की मुझसे बात करोगे कि आपने वो बताया था, तो मैं बताऊंगा हाँ मैंने वो बताया था, और आज अगर मुझे समझाने को कहोगे तो मैं उसी चीज को किसी और तरीके से समझा रहा हूँ। बात वही होगी लेकिन समझाने का तरीका बदल जाएगा, क्योंकि मैं वो एज इट इज कॉपी नहीं कर सकता, मैंने कहीं लिखा हुआ नहीं है, मैं किसी किताब से पढ़ के नहीं बता रहा हूँ। तो ये एबिलिटी आपको अपने अंदर डेवलप करनी पड़ेगी कि आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आप अपने एक्सपीरियंस, अपने वर्ड से तुरंत उसे फ्रेम करके बोल सको। लेकिन उससे पहले आपके पास बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, जो आएगी आपके पास अपनी स्क्रिप्ट राइटिंग से। जब आप 40-50 पेज लिख लोगे, आपके पास अपने बारे में बहुत सारे वर्ड्स, बहुत सारी बातें आ जाएंगी, आपको समझ में खुद आएगा कि अच्छा ये भी है मेरे पास, ये भी है, ये भी कर सकता हूँ, ये मैंने किया हुआ है, तो वो वर्ड्स अपने आप दिमाग में बैठ जाते हैं।
खुद पे प्राउड होने लगता है, खुद पे चीजें याद आ जाती हैं कि ये भी है, ऐसे भी है, वैसे भी, राइट। तो फिर आप आंसर फ्रेम भी कर पाते हैं। तो इसीलिए स्क्रिप्ट मेकिंग जरूरी है कि एक बार अपने बारे में जान जाओगे तो आंसर देना भी सीख जाओगे। बाकी अब मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा, अब से मैंने पहले रिकमेंड नहीं किया था, कि आप लोग अपने पीयर ग्रुप्स में, अभी भी मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, किसी को मैं ये नहीं कहूंगा वहां करो यहाँ करो, बाकी आप लोग की इच्छा है, अपने पीयर ग्रुप्स में क्वेश्चन आंसर करना शुरू करो। ठीक है, 2-3 लोगों को लो कि आज मैं तेरे से क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, कल तू मेरे से पूछ लियो। पीयर ग्रुप्स में अपना मॉक्स वगैरह शुरू कर दो। इससे मॉक्स मत कहना उन्हें, लेकिन उससे आपको अपनी नॉलेज बेस का पता चलेगा कि आप कितना आंसर कर पा रहे हो। कोई कुछ भी अचानक से पूछ लेता है तो आप कैसे आंसर करते हो, कैसे टैकल करते हो, थोड़ा थोड़ा उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। इन सेशंस की भी रिकॉर्डिंग्स रखना, अपनी बात में देख लिया करना, इन सेशंस की भी रिकॉर्डिंग रखना। दूसरे की कोई रिकॉर्डिंग ना करे, जिसका सेशन है, जिससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वही अपने में रिकॉर्डिंग करके रख ले। ठीक है, ज्यादा बेहतर होगा। और कृपया करके अपने भरोसेमंद लोगों के साथ ही ये काम करें। अपना डेस्क, अपनी पर्सनल जानकारी, अपना समय, अपना मोबाइल नंबर किसी भी अनजान व्यक्ति को ना दें, उनके बैग में बम हो सकता है। कितना भी समझदार लोगों का ग्रुप हो, कितनी भी शक्ति मैं रख लूं, फिर भी लोगों को डीएम जाते ही हैं, हाई ब्यूटीफुल, कुछ भी कर लें हम, कितनी भी शक्ति कर लें हम। तो कृपया करके इन चीजों से दूरी बनाएं और अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान दें। बिना मतलब किसी को डीएम ना करें, बिना मतलब किसी से उलझे ना, अपने जानने वाले लोगों से ही कोशिश करें, जो आपके पहले से दोस्त हैं या ऑलरेडी प्रोसेस में बन चुके हैं, जिन पे आपको भरोसा है, उनके साथ ही अपने पेयर ग्रुप्स को बनाइए और प्रैक्टिस करनी शुरू करें। बाकी आपको कहीं मॉक्स वगैरह देने हैं तो आप लोग वो भी दे सकते हैं, जब आपकी स्क्रिप्ट बन जाए उसके बाद देना शुरू करिएगा। नहीं तो जाके सबसे पहली बात जो मॉक में चीज पता चलेगी वो यही चलेगी कि आपका डेफ तैयार नहीं है, आपके करंट अफेयर्स तैयार नहीं है। तो एटलीस्ट जो आपको पहले से पता है उसे तैयार करने के बाद ही जाइएगा, क्योंकि 500, 1000, 2000, 5000 देने के बाद आपको पता चलेगा कि आपका तैयार नहीं है, तो वो तो पहले से ही पता था कि तैयार नहीं है। तो तैयार करके जाओ, एटलीस्ट कुछ नई बातें पता चले वहां से कि भाई ये चीज नहीं पता है, वो चीज नहीं पता है। जो पहले से नहीं पता उसे तो तैयार कर ही लो। ठीक है, बाकी मेरा मॉक्स वगैरह का समय नहीं है, जरूरत पड़ेगी तो एग्जाम्पल के लिए 1-2 मैं कराऊँ, ताकि आप लोगों को सर थोड़ा आप आइडिया। क्यों नहीं ले रहे सर? मैं क्यों नहीं ले रहा हूँ मॉक्स? क्योंकि मैं ऑनलाइन मॉक्स को वेस्ट ऑफ टाइम समझता हूँ। ऑफलाइन में मेरे पास ना समय है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना फैसिलिटी। बहुत छोटा सा आदमी हूँ मैं, मेरे पास कोई ऑफिस नहीं है, ऐसी जगह नहीं है जहाँ मैं कुछ करा सकूँ, ना मेरे पास समय है इन चीज़ों के लिए। तो ऑनलाइन में मैं सही नहीं समझता। क्यों नहीं समझता वो भी बता देता हूँ। ऑनलाइन में फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज कुछ मुझे नहीं दिख रही है। ठीक है, नेट कनेक्शन आ रहा जा रहा है, फेशियल एक्सप्रेशन सही से नहीं दिख रहे हैं। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी बात, अब अपने घर पे बैठे हुए, कंफर्ट जोन ही अलग होता है। वहां पे बैठ के जो आंसर कर लोगे वो मेरे सामने मेरे ऑफिस में बैठ के नहीं कर पाओगे। जब पता होगा कि अंदर मैं बैठा हुआ हूँ, गेट खोलने पे ये भूल जाओगे कि गुड मॉर्निंग बोलनी है, गुड आफ्टरनून बोलना है। ठीक है, यहाँ मैं से मतलब है इंटरव्यूअर का, सिर्फ मैं नहीं। ये भूल ठीक है जाओगे, सर। देख के गुड मॉर्निंग सर बोलना है, गुड मॉर्निंग मैडम बोलना है। तो वो जो प्रेशर एक लोकेशन का फील होता है, अभी तो घर पे तो कंफर्ट जोन है। दूसरी बात, आपके हाथ में एक
डिसकनेक्टिविटी का जो बटन है वो भी कंफर्ट देता है कि आपको अगर ये लगेगा कि बहुत कुछ मेरे साथ हो रहा है, गलत हो रहा है, या फिर ये सही नहीं है, या मजा नहीं आ रहा है, तो आप एक बटन दबाओगे, सब खत्म हो जाएगा। लेकिन जब आप उस प्रेशर में होगे, सामने बैठा हुआ, उठ के नहीं जा पाओगे, बिल्कुल सीधा बैठना पड़ेगा। यहाँ आपको कैमरा ऑन करने में दिक्कत आ रही है, वहां आप सीधे बैठो। यहाँ मैक्सिमम हमारे कहने से आप फॉर्मल शर्ट पहन लोगे ऑनलाइन में, वहां जब आप शर्ट पैंट टाई कोट जूते गले तक फंदा फंसा के आओगे, 4 लोग बाहर बैठे हुए होंगे और बोल रहे होंगे, जिनके पैर कांप रहे होंगे और बोल रहे होंगे यार पता नहीं क्या होगा, नंबर कितने आएंगे, मेरिट कैसी लगेगी, इंटरव्यू कैसा जाएगा। वो जो प्रेशर क्रिएट करेंगे ना बाहर बैठे हुए 4 लोग वेटिंग एरिया में, उसके बाद पता चलता है कि आप क्या परफॉर्मेंस दे रहे हो। तो ये घर पे बैठ करके कैमरे के सामने बैठ करके देना, इसमें कोई परफॉर्मेंस का आइडिया नहीं। इसमें क्वेश्चन आंसर है वो आप अपने दोस्तों के साथ कर लो, किसी मेंटर की क्या जरूरत है। अरे क्वेश्चन आंसर तो किसी के भी साथ कर सकते हो, तो इसमें तो क्वेश्चन आंसर है, क्वालिटी कोई जज नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा, कुछ पता नहीं चल रहा, प्रेशर आपके ऊपर है नहीं। तो मैं इसे, इसलिए मैं ऑनलाइन इंटरव्यू को बहुत ज्यादा कंसिडर नहीं करता। और ऑफलाइन के लिए ना इंफ्रास्ट्रक्चर है ना समय है, तो दिक्कत आती है। बाकी ऑनलाइन वाले भी कुछ सिलेक्टेड बच्चे पिछले बोल रहे थे कि सर हम कराना चाहते हैं, मैंने बोल दिया था एक आध में टाइम मिलेगा तो आ जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि बिल्कुल नहीं आएंगे, एक आध में टाइम मिलेगा तो आ जाएंगे। बाकी आप लोगों को ऐसे ही सेशन में बुला के 5-5 मिनट 2-4 का मॉक इंटरव्यू में करा के दिखा दूंगा कि देखो भाई मेरे हिसाब से ऐसे होना चाहिए। देखो मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ जिसे मैं ये बोलूँ कि नहीं देखो ऐसा ही होना चाहिए। मैं सिर्फ ये बता पाऊंगा मेरे हिसाब से मॉक एक ऐसा होना चाहिए। मैं ऐसे क्वेश्चन पूछता हूँ, मुझे लगता है ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं अपना एक्सपीरियंस बता सकता हूँ। मैं ये नहीं बता सकता कि यूपीएससी यही देखेगी, यूपीएससी ऐसा ही करेगी, या और मेंटर्स ऐसा ही करेंगे, गाइड ऐसा ही करेंगे। नहीं, मैं बताऊंगा कि अगर मैं हूं तो मैं कैसे, या मेरे एक्सपीरियंस से मैंने आज तक क्या सीखा है कि ऐसा होता है। तो कल को आके मुझे ये कहने लगो कि हमने तो ऐसा देखा था, उसने तो ऐसा बता दिया, उसने तो वैसा बता दिया। उन्होंने जो बताया, मैं किसी की वैलिडिटी देने के लिए नहीं बैठा हूं। मैं बताऊंगा मेरे एक्सपीरियंस में क्या चीज है, मुझे क्या लगा पिछले 7-8 साल में। ठीक है, तो मैं वो चीजें बताता हूँ। तो अपनी लीडरशिप को, हाँ जी बोलो। यूपीएससी की बिल्डिंग ले लो सर थोड़े दिन के लिए। सर मेरे पिताजी का नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी नहीं है। अगर होता तो डेफिनेटली ले लेता हूँ। अरे नहीं सर, आपको दे ही देंगे। नहीं बता तो रहा हूँ, नहीं है ना। चाचा जी का नाम है, अगर चाचा का नाम अमित शाह भी होता तो भी ले लेते। कोई नहीं, दोस्त बना लो सर, नीतीश कुमार बना लो दोस्त को, सरकार चला रहे हैं। देखो रिकॉर्डिंग बंद कर लेता हूँ पहले। अच्छा।